किसी धार्मिक स्थान पर बलि की बात कह दी। उसके बाद रोहित के पिता का अलग अलग लोगों को अलग अलग तरह का बयान देने का मामला आ गया। उसकी माँ, उसके नाना बोल रहे हैं कोई मौलवी ने उन पर पानी छिड़कता था। ये सब जो बातें बोल रही हैं, तो मस्जिद की बात कि मस्जिद में बलि दी गई, मैं एक ही विनम्र प्रार्थना करता हूँ, सीधी सी बात एक लाइन में आप समझिए, गांव में कोई मस्जिद है ही नहीं, गांव में कोई नमाज पढ़ाने वाला मौलवी है ही नहीं। मौलवी पानी छींटता था, कोई मौलवी ही नहीं है। ये तो नमाज पढ़ने दूसरे गांव में जाते हैं, हमको बताया गया। हाँ, 2-3 साल पहले ये मस्जिद एक आधा कट्ठा जमीन में बनाने की कोशिश कर रहे थे, उसकी नींव भर पड़ी है, एक जगह 7 फीट की दीवार भी उठाई गई है ऊंची, लेकिन पैसा नहीं होने से या जिस कारण से वो काम पूरा नहीं हुआ, इन लोगों ने छोड़ दिया। वो 2-3 साल से वैसे ही पड़ा, मस्जिद नहीं बनी है। मस्जिद। नमस्कार, मैं अजीत और आप देख रहे हैं आप इंडिया। गोपालगंज कांड में एक नया मोड़ आया है, या कह सकते हैं कि पुलिस ने जो है तत्परता दिखाते हुए इसमें अपनी जांच की है, और जांच में जो सामने आया है उससे वो सारी चीज़ें ज़्यादा बेहतर स्पष्ट होती दिखती हैं जो हम पहले से रिपोर्ट कर रहे थे, जो उसके पिता का, पीड़ित के पिता का या माता का क्लेम। अभी हाल ही में आज ही डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे जी ने, वो पिछले 2 दिनों से वहीं पे थे गोपालगंज में ही, कटैया थाना क्षेत्र में बेलहीडी गांव में, और उन्होंने वहाँ पे बहुत ही विस्तृत इन्वेस्टिगेशन किया, प्राथमिक जांच की। उस नदी में उतरे जहाँ से लाश निकाली गई थी, वहीं पे रुके 2 रात, वहीं पे 2 दिन 2 रात वहीं पे रुके, और वहीं खाना खाया जो भी होता है। और उसके बाद तमाम तरह के लोगों से वहाँ पे उन्होंने बात की, लोकल मीडिया वालों से बातें की, माता पिता का स्टेटमेंट लिया, उसके नाना का स्टेटमेंट लिया। इसमें जो बात सामने आई है, मैं तो कहूँगा कि उनका 30 मिनट का एक वीडियो है, वो जाके आप देख सकते हैं। मैं संक्षेप में आपको यह बता दूं कि उसमें यह हुआ है, 2 से 3 बजे के बीच में एक हिंदू लड़का प्लस रोहित जायसवाल और 3 मुसलमान लड़के, सारे नाबालिग, सारे बहुत अच्छे दोस्त बताए जाते हैं। ये लोग अपनी साइकिल लेके निकलते हैं, 3-4 किलोमीटर दूर एक नदी है, वहाँ पहुँचते हैं। वहाँ पे इन्हें कई चरवाहों ने, बाकी लोगों ने स्पॉट किया था कि हाँ यहाँ पे आए हैं। और उसके बाद जो है ये दुर्घटना या घटना, जिस तरह से आप देखना चाहें, वो होती है वहाँ पे। और उसके बाद रोहित घर नहीं लौटता, बाकी 4 लोग लौट जाते हैं। उसके बाद रोहित के माता पिता खोजना शुरू करते हैं, उस लड़के से पूछते हैं, नाबालिग लड़का है, और उससे पूछा जाता है तो वो बताता है कि ऐसे ऐसे हुआ है। लाश को रिकवर किया जाता है तो 20-30 फीट चौड़ी ही नदी ऐसी बताई जाती है, लेकिन गहरी बहुत ज़्यादा है, और जेसीबी से वहाँ पे शायद खुदाई भी हुई, मिट्टी निकालने के लिए जो ट्रेंचेस खोजते हैं लोग, गड्ढा करते हैं मिट्टी की चोरी का लिए या जो भी है मिट्टी के लिए। तो हो सकता है, एक आशंका ये जताई जा रही है कि उसी में वो फंस के उसकी मृत्यु हो गई होगी। दूसरा, डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे जी ने ये भी कहा है कि प्रेमा फेसी लग रहा है कि डूब के मरा है, डॉक्टर के पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी है, फिर भी हम पिता की प्राथमिकी में उन्होंने जो लिखा है, और अभी भी वो मेंटेन कर रहे हैं कि उनके बच्चे की हत्या की गई है, तो हम हत्या के हिसाब से देख रहे हैं। लेकिन यह जानना भी बहुत ही आवश्यक है कि अभी तक हत्या का मोटिव जो है सामने नहीं आया है। वो वहाँ पे रुके, लोगों से बात की, और पता चला कि यहाँ पे जिस मस्जिद और तमाम तरह की सेक्रीफाइस की बात की जा रही थी, जो रोहित के पिता ने हमसे बोला था, उसका ऑडियो हमारे पास है, जो आप लोगों ने सुना होगा। और बाद में रोहित के पिता पलट जाते हैं उन्हीं बयानों से, वो भी हमने आपको सुना है। मौलवी द्वारा पानी छिड़कने की बात, सारी बात डीजीपी ने कहा कि ये झूठी बात है। उस गांव में कोई मस्जिद नहीं है, थोड़ी दूर पे एक दूसरा गांव है, वहाँ मस्जिद है भी। उस गांव में एक छोटा सा मस्जिद बनाने की कोशिश हो रही थी कुछ समय पहले, वहाँ दीवार तक बनी हुई है, उसके बाद वो मस्जिद पे काम नहीं हुआ। तो कुल मिलाकर यह है कि मस्जिद और बलि वाली बात जो है झूठी निकली। हमसे पिता ने झूठ बोला, बार बार बोला, जब तक कि दूसरी तरफ से उससे सवाल नहीं पूछे गए, तुमने ये क्यों बोला, तब जाके वो मुकर जाते हैं, कहते हैं कि मुझे शक था और इस तरह की बातें। लेकिन हाँ, पिता अभी भी ये मेंटेन कर रहे हैं कि उसके बच्चे की हत्या हुई है। पुलिस ये मेंटेन कर रही है कि हाँ, हम हत्या और
दुर्घटना, एक्सीडेंट, दोनों एंगल से इसकी जांच कर रहे हैं। अभी तक हत्या का मोटिव, कारण, मंशा जाननी बहुत ज़रूरी होती है, वो शायद मेन चीज़ होती है इन्वेस्टिगेशन में, वो इस्टेब्लिश नहीं हो पाया कि कोई उस बच्चे की हत्या क्यों करेगा, क्योंकि किसी की निजी दुश्मनी नहीं थी उससे। माँ बाप ने खुद ही अपने बयानों में ऐसा बोला है कि ना उनकी किसी मुसलमान से दुश्मनी है, अल्पसंख्यक समुदाय जो 10-12 घर है उस इलाके में, ना ही उनके बच्चे की ऐसी कोई दुश्मनी थी जो उनकी जानकारी में है। हाँ, उन्होंने पानी छिड़कने की बात और इस तरह की बातें की है, लेकिन उन्होंने भी पर्सनल एनिमिटी जो है, निजी दुश्मनी की बात नहीं की। डीजीपी ने क्लियर कट इस पे मेंशन किया है कि मस्जिद वाला कोई मसला है ही नहीं, और मैंने बताया आपको कि वहाँ उस गांव में ही मस्जिद जो है नहीं है। पिता ने अपने बयान में बार बार झूठ बोला। डीजीपी ने अपने भी लाइव में ये बात बताया कि उस पिता ने बार बार अलग अलग लोगों को अलग अलग बयान दिए हैं, जिसमें मस्जिद, बली, फलाना ढिमका है, जो कि विशुद्ध प्राइमा फेसी अभी देखने पे, जब कोई वहाँ पे जाके देखे, पता करे, तो पता चल रहा है कि वो पिता जो है झूठ बोल रहा था। उसने हमें जो है ऑफ इंडिया से हमसे जो बातचीत करने में, और शुरू में कई और लोगों से उसने बात की और यही बात कहा था, तो वो झूठ कहा था। अब गौर करने वाली बात यह है कि जब इस तरह की उच्च स्तरीय जांच होती है, जो राज्य के पुलिस का मुखिया, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस जो है स्वयं वहाँ जाता है, पानी में खुद उतरता है, माँ पिता जिधर जिधर बोलते हैं जाने के लिए जाता है, और वहाँ रहकर लोगों से पूछता है, इन्वेस्टिगेट करता है, तो उसके बाद उनकी निष्पक्षता पे शायद हमें सवाल नहीं उठाना चाहिए। और मैं निजी तौर पे इससे संतुष्ट हूँ कि दूसरी बात यह भी है कि उन्होंने भी इस बात से इनकार नहीं किया है कि हत्या है या डूब के उसकी घटना है या दुर्घटना है। इस दोनों एंगल से जांच की जा रही है, हालांकि अभी तक मोटिव का पता नहीं चल पाया है। और माता पिता के पास ऐसा उन्होंने भी कोई साक्ष्य ऐसे नहीं दिए सिवाय अपने बयानों के, जिससे ये लगे कि वो जो बोल रहे हैं कि उनके पुत्र की हत्या हुई है वो सही हो। अब बात यह है कि पिता ने जिस तरह से ऑफ इंडिया से लगातार बात की और बयान बदला, तो उससे यही लगता है कि एक एंगल आप ये कह सकते हैं कि चिंतित पिता है, उसके 15 साल के बच्चे की हत्या हुई है, और उसने जो है सोचा होगा कि वो ऐसा अगर बोल देगा तो मीडिया में आ जाएगा। आप सोचने के लिए स्वतंत्र हैं। इसके बाद थोड़ा सा झटका तो लगता है, ऐसी चीज़ें जब होती हैं कि आप जिस पे रिलाई कर रहे हो, आप जब उसकी पीड़ा को सत्य मान रहे हो, आप मानकर चल रहे हो कि पीड़ित पिता है जिसका 15 साल का बच्चा मर गया है, तो वो झूठ नहीं बोलेगा। उसकी पीड़ा है और उसको आप एज इट इज़ लेकर, प्लस पुलिस से वेरीफाई करके, हमने पुलिस से 7-8 बार बात करने की कोशिश की, उनका वर्जन भी लिखा, जो भी है। तो ऐसे मामले जब होते हैं और ऐसे 10,000 लेख हम लिखते हैं मान लीजिए एक साल में, और उसमें से 1 या 2 इस तरह की घटनाएं होती हैं जहां हमें कोई पीड़ित जो है हमारे ट्रस्ट का फ़ायदा उठाता है, हमारे विश्वास को अब्यूज़ करता है, तो फिर थोड़ा सा हमें महसूस होता है कि ये गलत हुआ हमारे साथ। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम आगे से कोई भी पीड़ित हो इस तरह का वो हम तक पहुँचे तो हम जो है उसे कह दें नहीं रोहित के पिता ने जो है हमारे साथ धोखा किया था, ठग लिया था हमें। ऐसा नहीं है। हमारे पास जो भी आएगा हम इसे अपवाद मानकर ट्रीट कर रहे हैं कि हमारे साथ ऐसा हुआ, क्योंकि हमारे पास जब भी इस तरह के केस आते हैं, और कई हमने मसले जब पूरा का पूरा मीडिया एक तरफ था, अकेले ऑफ इंडिया ने जो BHU वाला केस आपको याद होगा, विद्या ज्ञान धर्म संकाय वाला, उसमें जो है उसमें हम लोग अकेले थे, मेंटेन किया और हमारी जीत हुई। तो हमने ऐसे केसेस भी किए हैं जहाँ पे सिर्फ हमारे पास जितना हमारे पास संसाधन थे सारा उपयोग किया और हमने जो है सत्य हम सामने लाने में। तो ये मैटर नहीं करता है कि एक आदमी बोल रहा है या एक समूह बोल रहा है। इस तरह की कोई भी घटना आएगी हम उस पर लगातार रिलेंटलेस रिपोर्टिंग करते रहेंगे। लेकिन हाँ, हम थोड़े और सतर्क तो हम रहते हैं। हमने कोशिश की पुलिस से बात करने की तमाम, लेकिन 5 दिनों में 5वें दिन जाकर पिता जो है अपना बयान बदल लेता है, तो इसमें आप बहुत कुछ शायद नहीं कर सकते। फिर भी हमें और सतर्क होना चाहिए था और हम
आगे से ऐसी जो भी घटनाएं होंगी, क्योंकि ये एक तरह से एक सीख है कि आप, जैसे बाबा भारती के साथ हुआ था, हार की जीत कहानी आपने अगर पढ़ी होगी, उनके पास घोड़ा था और खड़ग सिंह जो है एक असहाय का रूप बना के आता है और ठग के ले जाता है। इससे रोहित के पिता राजेश जायसवाल ने हमें धोखा नहीं दिया, शायद उन्होंने खुद को ठगा है। और इससे ये भी होता है कि बाद में इस ऐसे कृत्यों से समाज को हानि पहुंचती है। अब लोग जो है ऐसे लोगों पर विश्वास करने में थोड़ा मतलब सोचेंगे कि ये जो कह रहा है वो सही है या गलत। तो इससे नुकसान जो है समाज का होता है और पत्रकारिता का होता है। जब कोई दूसरा जर्नलिस्ट जो है अगर उसके पास इस तरह खबर आती है तो वो शायद इग्नोर कर देगा। लेकिन मैं दोबारा आपसे ये विश्वास दिलाता हूँ कि हम इसे एक अपवाद स्वरूप ट्रीट कर रहे हैं, क्योंकि हमने इससे पहले इस तरह की कोई घटना जो है ऐसा नहीं किया है जहाँ हमें इस तरह से किसी ने जो है बयान दिया और पलट गया। तो हम ये अपना रिलेंटलेस परसूट ऑफ ट्रूथ जो है उसको फाइंड करने के लिए हम लगे रहेंगे। 1% कहीं से मिस्टेक हो रहा है, एक भी नहीं, 10,000 ऑफ इंडिया ने अभी तक शायद हिंदी में मैं बता रहा हूँ 15,000 करीब आर्टिकल लिखे हैं हमने, उसमें से एक केस ऐसा आता है मामला जिसमें हमने पिता के बयान को ऐसा लिया और ये जो है हमारे अगेंस्ट चला जाता है। तो आप परसेंटेज निकाल लीजिए, गणित आप लोगों को आता होगा। अब बात करते हैं कि जो लोग हमें ज्ञान दे रहे हैं, ज्ञान देने वाले कौन है? लल्लन टॉप, NDTV, स्क्रोल, वायर, ऑल्ट न्यूज, न्यूज लॉन्ड्री। इन सबको मैं एक इंसिडेंट याद दिलाना चाहूँगा। 4 अप्रैल 2020 की राजस्थान में एक स्त्री थी, उसके बारे में एक राजस्थान का टूरिज्म मिनिस्टर रहता है, वो जो है ट्वीट करता है कि ये स्त्री जो है, इसे एक डॉक्टर ने अपने हॉस्पिटल में एडमिट नहीं किया और कहा कि तुम मुसलमान हो, तुम यहाँ से जाओ, भगा दिया। वो जाती है, एम्बुलेंस होता है या गाड़ी होती है, उसमें ही डिलीवरी हो जाती है, प्रेग्नेंट होती है, नवजात जो है मर जाता है। किसी भी माँ के लिए बहुत शॉकिंग चीज़ है। अगले दिन जो है ये खबर जो है NDTV छापता है, सबका स्क्रीनशॉट में लगाऊंगा, वायर छापता है। आप सिर्फ वो राजस्थान मुस्लिम वुमेन या प्रेग्नेंट वुमेन करके लिख के सर्च मारिए, आपको मिल जाएगा। और उसमें होता क्या है कि ये एक अंतर्राष्ट्रीय खबर बन जाती है कि भारत में देखिए इस तरह की चीज़ें हो रही हैं कि प्रेग्नेंट लेडी को, मुस्लिम है इस कारण जो है हिंदू डॉक्टर जो है डिस्कार्ड कर रहा है, भगा रहा है। इस तरह से चलाया गया। अगले दिन पिता का बयान आता है कि नहीं, उसने जो है ऐसे ही सोचा था कि वो वायरल होगा, लोग देखेंगे, लोग उसकी बात सुनेंगे, इसलिए उसने झूठ बोला था। इसमें कोई ऐसा एंगल नहीं है। डॉक्टर ने उसके रिलीजन के कारण, मज़हब के कारण उसे रिजेक्ट नहीं किया था या कहीं और जाने को नहीं बोला था या दुत्कारा नहीं था। द वायर ने 5 अप्रैल को स्टोरी की है, आज तक वो स्टोरी अपडेट नहीं है। द वायर तो यहाँ तक चला गया, मतलब एक दिन बाद जब पिता ने खंडन कर दिया, और ये जो बात द वायर ने लिखा वो और कहीं नहीं है। पिता ने खंडन करने के बाद ये भी बोला कि हम पे प्रेशर बनाया गया था हमारा बयान बदलने के लिए। यहाँ तक द वायर मतलब 2-3 स्टेप आगे चलता है पूरी दुनिया से, तो उसने ये किया और इस पे कोई फॉलोअप नहीं है। एक्चुअल में क्या हुआ था वो जान लीजिए। एक्चुअल में वो औरत जो है 7वीं बार गर्भवती बनी थी, उन्हें रक्ताल्पता थी, रक्त कम बनता था शरीर में, अंग्रेजी में अनीमिया कहते हैं, खून की कमी की बीमारी। ऐसे में क्या होता है, डिलीवरी बहुत ही डेंजरस हो जाता है और छोटे हॉस्पिटल जो है उसको कंटेन नहीं कर सकते, कंट्रोल नहीं कर सकते। इसलिए डॉक्टर ने उन्हें बड़े अस्पताल में रेफर किया ताकि उनकी जान बच जाए। शायद अगर वो जल्दी चले जाते तो हो सकता है कि बच्चा जो है बच जाता। खैर जो भी है, संवेदना है उस माता के साथ। उसको प्ले कैसे किया गया कि नहीं भाई ये तो जो है मुसलमान है इस कारण जो है कर दिया गया। उसके बाद आइए लल्लन टॉप, जो आप जानते ही हैं कि हिटलर के लिंग नापने से लेके वीर्य, सेक्स, कंडोम और तमाम इसी तरह की विचित्र बातों को लिख के वो पूरा करियर बनाया इसके संपादक सौरभ द्विवेदी ने। वो जो है 2
दो हेडलाइन है, एक पहले दिन का है, उसमें लिख देता है कि मुसलमान होने के कारण जो है कर दिया गया आपका स्टेटमेंट। अगले दिन लिखता है इसमें जो है आया नया मोड़। और हम जानते हैं कि हमारा युग कैसा है कि हेडलाइन से बियॉन्ड बहुत कम लोग पढ़ते हैं, स्क्रॉल करते रहते हैं, वो देख के पढ़ लेते हैं। हेडलाइन में भी अपडेट करने की ज़रूरत नहीं सोची, उसे भी मतलब एक झूठ जो सांप्रदायिक सद्भाव जो है एक तरह से मतलब यहाँ पे एक्चुअल में बिगाड़ रहा है, हिंदू मुसलमान कर रहा है। हेडलाइन अपडेट, हेडलाइन में वो बात लिखने की कोशिश नहीं की। हमने क्या किया है वो मैं आगे बताऊंगा। ये लोग जो ज्ञान दे रहे हैं मैं पहले इसके बारे में बता दूँ। कुछ नहीं लिखा, उसे भी ऐसे प्ले किया कि एक नया मोड़ आ गया है यहाँ पे। दो मतलब आदमी को सोचने लगे क्या उस पर कुछ एक्शन ले लिया गया या कुछ और निकल गया कोई और। हेडलाइन को एक्सप्लेन नहीं किया। NDTV इंग्लिश पे अभी भी आर्टिकल है 5 अप्रैल 10:48 को एडिट किया हुआ, उसमें भी यही बात है। और अभी तक उसके पिता ने रिट्रैक्ट किया स्टेटमेंट, बदला। उसने कहा कि मैं जो है ऐसे ही मैंने झूठ बोला था, मेरी बीवी को मुसलमान होने के कारण जो भगा दिया गया। कोई अपडेशन नहीं। बाकी मैं मतलब ये 2-3 उदाहरण आपको दे रहा हूँ, बाकी जगहों पे भी आप जाके देख लीजिए। यूजुअल सस्पेक्ट्स है, उन्होंने अभी तक अपने उन्हीं आर्टिकल्स को अपडेट नहीं किया है। ऑफ इंडिया ने क्या किया है, ऑफ इंडिया ने इस पे जितनी खबरें की थी हिंदी अंग्रेजी दोनों में, हमने सारी खबरों में प्रोमिनेंटली अपडेट लिखा है, सबसे ऊपर में बोल्ड में कि नई सूचनाओं के आलोक में हमने यह पाया है कि पिता ने अलग अलग समयों पे अलग अलग बयान दिए थे और उनकी बयान की विश्वसनीयता कुछ नहीं है, क्योंकि DGP ने अपने प्राथमिक जांच में ऐसा पाया है कि कोई कम्युनल एंगल नहीं है और हमारी मंशा ऐसी नहीं थी कि सांप्रदायिक सौहार्द इससे बिगड़े या किसी को इस ऐसी खबर को पढ़ने के बाद ठेस पहुंचे। हमने ये सारी बातें लिखी है, सारी खबरों को अपडेट किया है, ताकि अभी भी जो लिंक्स फैल रहे हैं, जो लिंक पहुंच रहे हैं लोगों तक, वहां तक जो है क्लिक करने के बाद उन्हें सबसे पहले ऊपर में ही दिख जाए कि इसमें कोई कम्युनल एंगल नहीं है, जैसा कि माँ बाप ने क्लेम किया। ऑफ इंडिया ने नहीं, माँ बाप ने क्लेम किया था हर एक आर्टिकल को। क्या ये 5 तारीख को जब क्लैरिफिकेशन आ गया तो 4 तारीख वाले आर्टिकल में लल्लन टॉप या वायर या NDTV ऊपर में या नीचे में कहीं पे क्लैरिफिकेशन नहीं डाल सकता था कि इसमें जो है नई जानकारी आई है तो उसी के आलोक में इसे पढ़ा जाए? नहीं डालते हैं ये लोग, क्योंकि इन्हें लगता है कि इससे ट्रैफिक आता है, इसे रहने दो। और ये लोग हमें ज्ञान दे रहे हैं कि जर्नलिज्म कैसे की जानी चाहिए। तो कुल मिलाकर बात यही है कि बिहार सरकार ने और बिहार पुलिस ने इस मामले में क्लैरिफिकेशन जारी किया है। वो जाके आप लोग सुनिए, 30 मिनट का वीडियो है। इस पे और भी कल शाम तक शायद और भी इस पे तमाम लोगों के बयान आएंगे। हमने भी अपनी सारी खबरों को अपडेट किया है। इस पे DGP ने जो भी मतलब एक डिटेल स्टोरी पूरी बताई है कि कब क्या हुआ, कैसे हुआ था, वो भी हमने उस पर भी एक आर्टिकल लिखा है जो अभी उपलब्ध होगा, आप लोग जाकर पढ़ सकते हैं। हताश होने की आवश्यकता नहीं है, इस तरह की चीज़ें होती हैं, मानवीय भूल जो है किसी से भी होती है। मैं पिता को भी इंटायरली मतलब 15 साल का उनका बच्चा मरा है, किसी ने सिखा पढ़ा दिया हो, अपने आप से बोला हो, भगवान जाने, लेकिन फिर भी कोई भी पीड़ित है, किसी की भी ऐसी स्टोरी होती है जहां उसके साथ अन्याय हुआ है। रिपोर्टर का काम होता है, जर्नलिस्ट का क्या काम होता है कि ऐसी चीज़ों को एम्पलीफाई करे, उसे वृहद ऑडियंस तक, पाठक वर्ग तक लाए और सरकारों के ऊपर एक तरह से मतलब उनके संज्ञान में ये सब बातें जाए, ताकि थॉरो इन्वेस्टिगेशंस हो और उसके बाद जो भी सत्य है वो जनता के सामने आया हो, एक पीड़ित को या पीड़िता को न्याय मिले जिसका 15 साल का बच्चा जो है मर गया। बहुत बहुत आभार आपका। नमस्कार।